तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, टीटी, टीचर भर्ती या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर हर एक टॉपिक को हम ट्रिक से पढ़ाते हैं, ट्रिक से सिखाते हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम इंग्लिश में आरटीई कब लागू हुआ इस नाम से जानते हैं। तो आरटीई के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वास्तव में आरटीई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको हिंदी में हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहेंगे। क्या कहेंगे सर? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। वास्तव में यह अधिनियम 2009 को पारित हुआ। ध्यान से सुनिएगा, कब पारित हुआ बोलेगा तो आपको 2009 लेना है, और कब लागू हुआ बोलेगा तो आपको बताना है 2010। क्या बताना है सर? 2010। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, तो इसका जो पारित है, वो सत्र क्या है? 2009। फिर एक साल आगे चले जाना है, आपको मिलेगा 2010। कब सर? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब उस दिन हम अप्रैल फूल मनाते हैं, उसी दिन 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ? लागू। पारित कब हुआ? 2009 को। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ये हम समझ गए। उसके बाद आरटीई का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन एक्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे सर? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से संबंधित है। हिंदी में लिखेगा तो 21 और ऐसे करके क लिख देगा, ठीक है। हालांकि इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों देखना है। तो यहां पर 21A और हिंदी में लिखेगा तो 21 क लिखेगा। तो आपको यहां पर याद रखना है अनुच्छेद 2 और 1 को, 2 और 1 को याद रखना है। और उसके बाद एबीसीडी में ए पहले आता है तो ए याद रखना है। मैंने बोला यहां पर आपको 2 और 1 याद रखना है, और एबीसीडी में ए पहले आता है तो ए को पहले याद कर लेना है। तो 2 1 ए, 2 1 ए यानी 21A। अब इसके अनुसार ध्यान से सुनिए, इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, ये पूछा गया है भाई, पंडित सुंदरलाल में प्री डीएड बीएड में यही क्वेश्चन पूछा गया था। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या देना है? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, यह क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना है सर? निःशुल्क शिक्षा देना है, अनिवार्य शिक्षा देना है। उसके बाद और लिखा है, देखिए निजी विद्यालय, निजी मतलब प्राइवेट जो स्कूल है उनकी बात हो रहा है, वहां कमजोर और वंचित वर्ग, मतलब जो कमजोर होते हैं, वंचित वर्ग होते हैं, मतलब एकदम पुअर फैमिली से होते हैं, उन बच्चों को 25% सीट आरक्षित रहती है। कहां पर सर? निजी स्कूल में। मतलब गरीब बच्चों को यहां पर आरक्षण मिलता है। कहां पर सर? निजी स्कूल में। कितना परसेंट? 25% सीट आरक्षित रहती है। ये याद रखिएगा, कितना परसेंट? 25%। तो क्या क्या सीखा? 2009 को क्या हुआ? पारित, और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। उसके बाद संविधान में यह अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो 21A से। उसके बाद हमने क्या देखा, इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। फिर निजी स्कूल में 25% सीट आरक्षित है। किनके लिए? कमजोर और वंचित वर्गों के लिए। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट समझा। नीचे देखिए, नीचे बोल रहा है किसी भी बच्चे से प्रवेश के समय कैपिटेशन फीस या स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। किसके तहत? आरटीई के तहत। ध्यान से सुनिएगा, हम कभी भी बच्चे का अगर एडमिशन लेते हैं विद्यालय में, स्कूल में, तो ये फीस नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब दुनिया भर का उसको इंटरव्यू एक तरीके से, तो भी ये नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे इससे डर जाते हैं। उसके बाद बच्चों को शारीरिक दंड देना प्रतिबंध है। दंड आएगा तो हमें पता है सर, दंड तो देना ही नहीं है बच्चों को। तो इस तरह से ये पॉइंट हम लोगों का कंप्लीट होता है। चलिए फिर आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? लागू पूछा है, लागू, पारित नहीं पूछा है। तो लागू के लिए हम कहां जाते हैं सर? 1 अप्रैल 2010 को जाते हैं। कहां जाएंगे? 1 अप्रैल 2010, पहला क्वेश्चन। चलिए आगे हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों को पूछा गया है क्या सर? राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु के वर्ग तक दी जाती है? तो हमने थ्योरी में क्या पढ़ा सर? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको पूछा गया है क्या सर? आरटीई के अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मैंने याद कराया 2 1 और एबीसीडी में ए पहले आता है। तो इस तरह 21A या हिंदी में लिखेंगे तो इसी को 21 का लिखेगा वो, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आप लोगों को पूछा है आरटीई अधिनियम के अनुसार निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल में कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु
कितने प्रतिशत सीट जो है आरक्षित है सर? तो सर हमें पता है 5 पंचे 25% याद रखना है। कितना प्रतिशत? 25% जो है सीट जो है आरक्षित है। किनके लिए? गरीब बच्चों के लिए। चलिए आगे हम बात करेंगे, यहां पर एनसीएफ से बात करेंगे दोस्तों। एनसीएफ को पढ़ने से पहले दोस्तों हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आप लोगों को। शिक्षा का केंद्र ये क्या मानते हैं? किनको मानते हैं? बालक को मानते हैं। ध्यान रखिएगा, बालक को ये शिक्षा का केंद्र मानते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अधिगम पर बल दिया गया है, सीखने पर जोर देते हैं ये लोग। किस पर भाई? अनुभव पर, यानी समझने पर जोर दिया जाता है, न कि रटने पर। बच्चों को किस तरह से समझाया जा सकता है, इस पर जोर दिया गया है। और मैं बता दूं, एनसीएफ को कौन से संस्था द्वारा तैयार किया गया है? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। यह एनसीईआरटी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी, ये भी पूछा जाता है कि एनसीएफ को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करेगा? एनसीईआरटी। इसी संस्था द्वारा इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। साथ ही आप लोगों को याद रखना है सीसीई। सर ये क्या होता है? सीसीई जो होता है यहां पर कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब कि सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका फुल फॉर्म है। लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या देखा? एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। शिक्षा का केंद्र किसके मानते हैं? बालक को। अधिगम पर बल देना है, अनुभव को। समझने पर जोर दिया जाता है। इसको कौन से संस्था द्वारा तैयार किया गया है? एनसीईआरटी द्वारा। फिर हमें यह भी पता है बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होगा? सीसीई। क्या होता है ये? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर क्या क्या बोला गया है सर? 2005 एनसीएफ के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कौन होगा सर? बालक होगा। अभी हमने पढ़ा, तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे आप देखिए, एनसीएफ 2005 में किस प्रकार अधिगम पर बल दिया जाता है? अनुभव पर। किस पर सर? अनुभव पर। तो यहां पर ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। रटने पर नहीं भाई, केवल पुस्तक केवल आएगा तो हम तो नेगेटिव ले लेते हैं, दंड आता है तो हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस तरह अनुभव पर जोर दिया जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा को किससे जोड़ना चाहिए? किससे जोड़ना चाहिए? केवल परीक्षा पर? गलत। जहां केवल आया वो गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक पर? गलत। केवल कोचिंग पर? गलत। हमने क्या पढ़ा था सर? अनुभव। तो इस तरह अनुभव, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? तो सर इसे एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। एनसीईआरटी के बारे में अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। चलिए, तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहां पर। उसके बाद बोला गया है, एनसीएफ 2005 में बच्चों का मूल्यांकन हेतु किस पर बल दिया गया है? तो सर सीसीई पर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है दोस्तों? इसमें हम बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे? जैसे आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसी दौरान प्रश्न पर चर्चा कर या छोटे छोटे प्रश्नों को समाहित करके बच्चों से पूछकर हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। इसे हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन कब होता है? जब आप पूरी तरह से पढ़ा लो और सत्र खत्म हो जाए, तो वर्ष के अंत में हम क्या ले लेते हैं? वार्षिक परीक्षा ले लेते हैं या छमाही परीक्षा ले लेते हैं ना भाई। तो इसे हम बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब एक तरीके से बच्चों का गणना करना, आकलन करना कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं ना भाई। तो दो तरीके से हमने देखा, एक आप कक्षा में पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन करते हो जिसे सतत बोलेंगे, और एक वर्ष के अंत में यानी कि सत्र के अंत में हम मूल्यांकन करते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो बिल्कुल सर, सहायक एवं मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, यानी कि कंट्रोलर के रूप में नहीं, दंड के रूप में नहीं। ज्ञान एकमात्र स्रोत है शिक्षक, बिल्कुल गलत। ये तीनों पॉइंट गलत। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बात करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोला गया है? एनसीएफ 2005 किस प्रकार की कक्षा का समर्थन किया गया है? तो क्या यहां पर भययुक्त मतलब बच्चों को डराना है? बिल्कुल गलत सर। केवल व्याख्यान करना है? यह भी गलत। दंड देना है? बिल्कुल गलत। बाल केंद्रित कक्षा होना चाहिए, मतलब बच्चों की रुचि पर ध्यान रखना चाहिए। हम टीचर हैं तो कि बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, उनका रुचि किस पर है, किस टॉपिक पर है, किस बेस पर है, और हमें क्या क्या गतिविधि करके बच्चों को सिखाना है, यह मायने रखता है। तो बाल केंद्रित कक्षा यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, एनसीएफ 2005 में लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब कि भाई बच्चों पर जोर नहीं डालना है, बर्डन नहीं डालना है, ठीक है,
का संबंध किससे है, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन का संबंध देखिए खेलकूद से क्या, बिल्कुल नहीं। परीक्षा बढ़ाना, गृह कार्य, यहां पर भारी बस्ते और रटने की जो प्रवृत्ति है उसे क्या करना, कम करना। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर आपको क्या पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है। रटना, बिल्कुल नहीं। व्याकरण याद करवाना, याद तो बोलेगा तो ये नेगेटिव है। केवल लिखित, ये भी गलत। संवाद, बातचीत करवाना है बच्चों को और क्या करवाना है, गतिविधि कराना है। और इस तरह से हम अपनी शिक्षण विधि को ध्यान देंगे और बच्चे की रुचि को जानकर उसको विशेष मार्गदर्शक देंगे। तो इस तरह से बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए हमें क्या करना है, शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। चलिए तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है सर। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, परीक्षा को कठिन बनाना, गलत। केवल अंक बढ़ाना, गलत। निजी शिक्षा को केवल बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत भाई। निजी शिक्षा को बढ़ावा देते तो हम पढ़ते ही क्यों गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। बालकों के समग्र विकास, समग्र मतलब पूरी तरह से पूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास एक तरीके से। तो बच्चों के अंदर हम क्या करेंगे, सर्वांगीण विकास करने के लिए एनसीएफ 2005 का क्या है सर, यह मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से एनसीएफ का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल एनसीएफ को तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से देखिए, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा सर। तो इसका फुल फॉर्म एन से नेशनल, सी से काउंसिल, उसके बाद ऑफ के बाद ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च और टी से क्या होगा, ट्रेनिंग। तो इस तरह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों एनसीईआरटी से। चलिए ये वही एनसीईआरटी है दोस्तों जो एनसीएफ को तैयार किया था। किसको सर, एनसीएफ को। अभी हमने पढ़ा ना एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005 को किसने तैयार किया है, इन्हीं ने तैयार किया है। चलिए आगे हम बात करेंगे यहां पर एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था सर, तो 1961 में। इनका जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इनका मुख्यालय कहां है सर, नई दिल्ली में है। तो इनकी स्थापना को कैसे याद करेंगे, देखिए शुरू में एक लिखना है, लास्ट में एक लिखना है। शुरू में एक लिखना है, लास्ट में एक लिखना है। यहां पर 9 लिखना है और 9 को जैसे ही हम घुमा देंगे ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा 6। क्या बन जाएगा सर, 6। इस तरह 1961 हमें क्या याद रखना है, स्थापना याद रखना है किसका सर, एनसीईआरटी का। इसका मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में। चलिए आगे हम बात करेंगे एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है। यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है जी। तो यहां पर बैंकिंग व्यवस्था चलाना, चुनाव कराना, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, न्यायालय संचालन करवाना, बिल्कुल नहीं सर, ये तीनों तो कट ही जाएंगे। तो उसमें से ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां शिक्षा से संबंधित है। तो बच्चों को शिक्षा से संबंधित अनुसंधान मतलब प्रैक्टिकल, या हम ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से बच्चों को यह सिखाना कि किस तरह से हम करके सीखेंगे, तो उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। तो यहां पर एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है सर, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करना। चलिए आगे हम बात करेंगे एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहां पर देखिए एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य केवल आ गया, ये तो गलत हो गया। केवल परीक्षा आयोजित करना, केवल उच्च शिक्षा देना, ये दोनों गलत हो गए। निजी विद्यालय खोलना, ये भी गलत है सर। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य है किसका सर, एनसीईआरटी का। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर आपको क्या पूछा गया है, एनसीईआरटी मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो आपको याद रखना है बच्चों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर क्या है सर, यह शिक्षा जो है संबंधित है। केवल विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, ये तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को एनसीईआरटी द्वारा इस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं कारक, तो इस कारक को मैंने यहां पे लिखा। चलिए अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, सीखना। सीखना को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है, मतलब हम किस कारण से सीख सकते हैं और किस कारण से हम नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रेरणा, मोटिवेशनल हमें मिलेगा तो हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं सर। मोटिवेशनल अगर अच्छे से नहीं मिलेगा तो हम नहीं सीख सकते। रुचि होना जरूरी है क्या करने के लिए, सीखने के लिए। रुचि नहीं होगा तो हम नहीं सीख सकते, बिल्कुल बात है। वातावरण मिलना भी जरूरी है सर, तभी तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। इस तरह उपरोक्त सभी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को बता दूं लेक्चर 5, लेक्चर 6,
लेक्चर 7 में जितने भी साइंटिस्ट हैं, भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनके सिद्धांत और कथन को हमने ट्रिक से याद किया है दोस्तों, ट्रिक से याद किया है। इसलिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे 100% गारंटी। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और खास बात आप लोगों को एक और पॉइंट बता दूं दोस्तों कि बिल्कुल फ्री आपको इसका पीडीएफ मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट पर पिन कर दिया है। वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसका पीडीएफ वहां पर आपको फ्री में मिलने वाला है।